नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम के दूसरे इकाई के सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है पाठ्यक्रम विकास, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ्यक्रम विकास के विषय में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो चीज़ ना समझ आए उसे कमेंट के माध्यम से पूछिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए। और आज क्लास शुरू करने से पहले मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। तो साथियों, हमें अपने सपने, हमारा सपना है शिक्षक बनना, यानी कि शिक्षक बनना है तो हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ उद्देश्यों को पूरा करना होगा। और हमारे उद्देश्य क्या है? फिलहाल में हमारा उद्देश्य है बीएड प्रथम सेमेस्टर में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना। कोरोना का समय चल रहा है, अगर परीक्षा हुई तो अधिक से अधिक अंक हम अर्जित करेंगे, और परीक्षा अगर नहीं हुई हम अपने ज्ञान का भंडार क्या करेंगे, ज्ञान के भंडार को और बढ़ाएंगे, जिससे कि हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम विकास का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि अवधारणा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अब अवधारणा देखिए, समझिए कि ये पाठ्यक्रम विकास चीज़ है क्या। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास चीज़ है क्या। किसी भी प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कोई भी जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के हिसाब से ही हम शिक्षण कार्य को कर सकते हैं। अगर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है तो हम अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं क्रियान्वित कर सकते। हमारे पास ही पाठ्यक्रम अगर नहीं रहेगा, हम क्या समझ पाएंगे कि आपको कब, कैसे और क्या, कब कब पढ़ाना है। यानी क्रमबद्धता जो सीरियल है वो हमें पता नहीं चल सकेगा कि कब किसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, आगे पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वह क्या, शिक्षा से संबंधित होता है। इसलिए पाठ्यक्रम का सीधा संबंध किससे होता है? शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। और पाठ्यक्रम जो होता है बदलते समय, ये जो पाठ्यक्रम होता है उसको बदलते समय नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है। देखिए, वर्तमान समय जो हमारा है यह क्या है, बदलाव में। ठीक है, हमेशा समय क्या है, परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदल रहा है, तो हमेशा नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कि हम फ़ोन लेते हैं तो पहले 3G फ़ोन लेते हैं, फिर 4G फ़ोन लेते हैं, उसके बाद में लगता है कि नहीं 4G में भी अब काम नहीं हो पा रहा और स्पीड हमें चाहिए, तो हम 5G फ़ोन लेते हैं। तो इस तरह बदलते हुए परिवेश के अनुसार हमें पाठ्यक्रम का भी विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे अब पाठ्यक्रम का विकास करने से क्या होगा? देखिए, पाठ्यक्रम का विकास करने से होगा कि बालक के साथ साथ समाज का भी विकास पूरी तरह से हो सकेगा और समाज को भी लाभ मिल सकेगा, क्योंकि बालक कहाँ रहता है, समाज में रहता है। ठीक है, तो जो विद्यालय से वो चीज़ें सीखेगा उसको अपने समाज में क्या करेगा, अपने परिवार के माध्यम से फैलाएगा। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे वह क्या थे, लिमिट में थे, यानी कि हमेशा एकदम से कम में थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता हमें मिल गई तो हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो क्या हो गए, बहुत ब्रॉड एरिया हो गया एजुकेशन का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि शैक्षिक का जो उद्देश्य था, शिक्षा का जो उद्देश्य था वह क्या हो गया, वह बहुत ही विस्तृत हो गया। और समाज को जागरूक करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पूर्व शैक्षिक उद्देश्य क्या थे, सीमित थे, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद शैक्षिक उद्देश्यों क्या किया गया, शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना की गई, उनको स्टेबलाइज किया गया। जिससे अब देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना करने से क्या आशय था, तो इससे आशय है कि पाठ्यक्रम को समाज तक पहुँचाना। जैसे कि ये हमारा क्या है, पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम को अगर हमें समाज तक पहुंचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बताइए। पाठ्यक्रम हमारा है, पाठ्यक्रम को क्या करना है, समाज तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का
हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसमें नई नई चीज़ों का समावेश करेंगे, ठीक है। और शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। अगर पाठ्यक्रम को हमें समाज के निचले तबके तक लेके जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बीच में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा। अब शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से क्या तात्पर्य है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से तात्पर्य यह है कि जिस क्लास का बच्चा है, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 का बच्चा है, तो इसके लिए जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वह यही होगा कि इसे गिनती, पहाड़ा और अंकों का ज्ञान, जोड़ घटाना, ये सब चीज़ों का ज्ञान कराना, ठीक है। तो ये इसके पाठ्यक्रम में यही शामिल है। तो शामिल है, तीसरा शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इसके पाठ्यक्रम में शामिल है कि इसे गिनती, पहाड़ा, जोड़, ठीक है, घटाना, भाग, कविता, हिंदी पढ़ना इत्यादि चीज़ों का ज्ञान हो जाना चाहिए। यह देखिए इसके पाठ्यक्रम में है, कक्षा 3 के पाठ्यक्रम है कि इन सभी चीज़ों का ज्ञान किसे हो जाना चाहिए, बालक को हो जाना चाहिए। तो ये तो पाठ्यक्रम में था, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम को समाज के निचले तबके तक ले जाने के लिए हमें क्या होगा, शैक्षिक उद्देश्यों को स्थापित करना होगा कि हमारे क्या क्या शैक्षिक उद्देश्य हैं। तो हमारे शैक्षिक उद्देश्य क्या है, गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना, भाग, कविता, हिंदी को पढ़ाना, ये हमारे हो गए शैक्षिक उद्देश्य। और इन जब शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित हो गए तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम में ला देंगे। अब ये सारे शैक्षिक उद्देश्य हमारे आ गए किसके अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और जब पाठ्यक्रम बच्चा पढ़ेगा अपने विद्यालय जा करके तो अपने समाज को क्या कर सकेगा, जागरूक कर सकेगा। क्योंकि देखिए आप भले तो जग भला, जब बालक खुद जब क्या होगा, शिक्षित होगा, तो वह शिक्षा की अलख अपने समाज में जगा सकेगा, ठीक है। अब देखिए इसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने से, देखिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिससे कि बालक क्या करे, अपनी आवश्यकता, रुचि की पूर्ति कर सके। पाठ्यक्रम विकास का उद्देश्य यही है, पाठ्यक्रम के विकास है, करिकुलम डेवलपमेंट का मेन एम यही है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिससे कि बालक की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति हो सके, बालक अपने समान या अपने ज्ञान का और क्या कर सके, विस्तार कर सके, ठीक है। बालक समाज में विद्वान व्यक्तियों का, किसका, समाज में विद्वान व्यक्तियों का, समाज में विद्वान व्यक्तियों का, बालक जो है समाज में विद्वान व्यक्तियों का निर्माण कर सके, ठीक है। विद्वान व्यक्तियों का निर्माण क्यों कर सके, क्योंकि हमने कहा है जैसे एक दीपक होता है, एक दीपक से हम कई दीपक जला सकते हैं, उसी तरीके से एक बालक को शिक्षित करके हम पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं। क्योंकि वह बालक जो होगा वह क्या करेगा, वह शिक्षा की अलख जलाएगा, वह शिक्षा को प्रसारित करेगा। और विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्चा किया जाए वह उतना क्या होता है, और बढ़ता है, ठीक है। स्वस्ति के भंडार की बड़ी पूर्ण बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए, ठीक है। तो यही बात है। अब देखिए लोकतांत्रिक देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास क्यों किया जाता है। एक चीज़ और है, समाज में विद्वान व्यक्तियों के निर्माण के लिए। दूसरा बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यक्तियों का निर्माण, देखिए जब हम लोकतांत्रिक व्यक्ति का निर्माण, लोकतांत्रिक व्यक्तियों के निर्माण, देखिए समाज में विद्वान व्यक्तियों के निर्माण के लिए, लोकतांत्रिक व्यक्तियों के निर्माण हेतु हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम जो होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। तो जब पाठ्यक्रम का विकास करेंगे तभी जा करके लोकतांत्रिक व्यक्तियों का निर्माण हो सकेगा, जो देश के लिए क्या होंगे, मरने के लिए तैयार होंगे, हमेशा देश सेवा में हमेशा तत्पर होंगे। अगर वे सीमा पर जाकर अगर रक्षा नहीं कर सकते हैं तो समाज में रहकर लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं। ऐसे लोगों का निर्माण किसके द्वारा हो सकेगा, पाठ्यक्रम का विकास करके ही हो सकेगा, ठीक है। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व पाठ्यक्रम क्या था, संकुचित था, और स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया, पाठ्यक्रम ये हो गया विकसित हो गया, ठीक है। आगे देखिए नवीन ज्ञान और अनुसंधान का सहारा लेते हुए पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए, ठीक है। किसका भी पाठ्यक्रम विकास कैसे करना चाहिए, पाठ्यक्रम का विकास नवीन ज्ञान एवं अनुसंधान, ध्यान देने वाली बात है कि नवीन ज्ञान
व अनुसंधान। जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, अनुसंधान का प्रयोग करके, ठीक है, इन सब का प्रयोग करके हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ये पाठ्यक्रम के विकास को और डेवलप करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को और विकसित करना चाहिए। आगे देखिए, अब यह तो हो गई पाठ्यक्रम विकास की बात। अब देखिए पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या होता है, बात तो समझिएगा। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि अनुसंधान का सहारा लेते हुए, ठीक है, नवीन ज्ञान और अनुसंधान का सहारा लेते हुए पाठ्यक्रम का विकास करना। ठीक है, ये हम पाठ्यक्रम कैसे विकसित कर सकते हैं, नवीन ज्ञान और अनुसंधान का सहारा लेकर के। आगे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, इसमें कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि पाठ्यक्रम संविधान में दर्शाए गए मूल्यों के आधार पर मानकर विकसित किया जाना चाहिए। किसके आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को संविधान में दर्शाए गए मूल्यों के आधार पर। अब संविधान में जो भी मूल्य दर्शाए गए हैं उनको आधार मान करके पाठ्यक्रम को हम डेवलप करना चाहिए। और ऐसे पाठ्यक्रम डेवलप करने से क्या होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों को स्थान मिलता है। किन तत्वों को स्थान मिलता है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों को स्थान मिलता है। आप हमारे लेक्चर को अपने नोट्स पे कॉपी करते चलिएगा, ठीक है, राइट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यही कहा गया कि संविधान में पाठ्यक्रम को संविधान के अंतर्गत दर्शाए गए मूल्यों को आधार मान करके विकसित किया जाना चाहिए। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम स्थान तो दिया जाएगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण जो है वह किन तत्वों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि पाठ्यक्रम निर्माण जो है वह क्या है, वह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और पाठ्यक्रम का विकास करना, करिकुलम डेवलपमेंट भी जो क्या है, यह भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक, तो पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए हम 3 बातों को बहुत ही ध्यान देते हैं। वो 3 बातें आप नोट कर लीजिएगा कि पहली बात यह है कि पाठ्यक्रम का विकास, देखिए पहली बात क्या है कि पाठ्यक्रम का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, किस कक्षा के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये बात जो ध्यान रखनी जरूरी है, जब हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। कक्षा 1 के लिए किया जा रहा है, या 5 के लिए किया जा रहा है, या इंटर के लिए किया जा रहा है, किन कक्षाओं के लिए किया जा रहा है। आगे देखिए, दूसरी बात हम ये ध्यान देते हैं कि जब पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा है तो उस संबंधित कक्षा के, जिस कक्षा के लिए किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका होगा कि संबंधित कक्षा के छात्रों की, संबंधित कक्षा के छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना है, यानी कि उस कक्षा के जो छात्र हैं वो पहले से कितना जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रख करके, वर्तमान, इस समय जो हमारे वर्तमान की आवश्यकता है, जैसे इस समय वर्तमान की आवश्यकता क्या है कि हमें पाठ्यक्रम में कोरोना या फिर अन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचाव के तरीके को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, या उनके बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। और जो आवश्यक उचित प्राथमिक चिकित्सा है इसके बारे में भी हमें पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी
ज्ञान विज्ञान संबंधित बातें हैं जो कि कभी महामारी आने पर काम दे सकती हैं, उनको पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, रूसो को पढ़ते हैं, ठीक है, इनके दर्शन को पढ़ते हैं, लेकिन इनके दर्शन के आज कोरोना के समय में काम देने वाले हैं? नहीं काम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब काम आता है तो मनुष्य का जो ज्ञान है, जो लिखित ज्ञान है, वह बहुत कम में आता है काम। जो प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो व्यक्ति सीखा हुआ है, वह अत्यधिक कार्य आता है, ठीक है। इसीलिए हमें पाठ्यक्रम में, जब पाठ्यक्रम का विकास करते हैं, जब डेवलप करते हैं, तो वर्तमान आवश्यकता, ठीक है, वर्तमान आवश्यकता, रुचि, वर्तमान आवश्यकताएं, रुचि का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, मनोवैज्ञानिक पक्षों का। किसका? मनोवैज्ञानिक पक्षों का। अब कहेंगे सर मनोवैज्ञानिक पक्षों में क्या आएगा? देखिए, मनोवैज्ञानिक पक्षों से मतलब ये है कि कोई भी बालक है, सब बालकों की रुचियां अलग अलग होती हैं, सभी बालकों की पसंद अलग अलग होती है, सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, और सभी बालकों में परिपक्वता का स्तर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसलिए बालकों के मनोवैज्ञानिक पक्ष, रुचि, वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। तो यह हो गया कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग को जानेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, हम अर्थ को समझते हैं कि कैरिकुलम डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। देखिए, अर्थ को समझिए कि पाठ्यक्रम विकास यानी किसी भी पाठ्यक्रम को क्या करना? विकसित करना, ठीक है, यही पाठ्यक्रम विकास है। पाठ्यक्रम विकास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कौन सा अंग है? बहुत ही अभिन्न अंग है, यानी कि न अलग होने वाला अंग है। पाठ्यक्रम विकास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ्यक्रम वह क्षेत्र है जहाँ से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विकास की ओर अग्रसर होती है, यानी कि पाठ्यक्रम वह एरिया है जहाँ से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस तरफ विकसित होती है? विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, उधर उसका ग्रोथ होता आता है। आगे देखिए, विद्यालयी पाठ्यक्रम जो है उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। यानी हमारे देश की जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति कौन करता है? विद्यालय करता है, ठीक है। क्यों? जैसे कि इस समय हमारे देश की आवश्यकता क्या है? इस समय देश की आवश्यकता है किसकी? डॉक्टर की हमें ज़रूरत है, ठीक है। इस समय कोरोना का समय चल रहा है, महामारी, तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये डॉक्टर कौन पैदा करेगा? भाई डॉक्टर कहीं से उड़ के तो आते नहीं हैं। यह डॉक्टर कौन बनाएगा? यह डॉक्टर विद्यालय में ही तो बनते हैं हमारे, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है जो विद्यालयी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यानी हमारे राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उसको कौन पूरा करता है? हमारे विद्यालयी पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। और विद्यालयी पाठ्यक्रम जब पूरा करता है तो हम क्या करते हैं? एक बेहतरीन डॉक्टर का निर्माण करते हैं, शिक्षा का निर्माण करते हैं। मतलब जिस क्षेत्र से संबंधित होता है हमारा पाठ्यक्रम, उससे संबंधित हम उन व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। अब देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। हमारा जो समाज है निरंतर परिवर्तनशील है, ठीक है। तो जब समाज में परिवर्तन समय समय पे होते रहते हैं तो समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं, ठीक है। और इसी कारण लोगों की आवश्यकता के बदलने के कारण विद्यालयी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार हमेशा परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? हमेशा परिवर्तन करना पड़ता है। यानी जिस तरह की हमारे राष्ट्रीय हित में जो भी चीज़ें हमें अब पढ़ाना होगा विद्यालय में, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे? पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत बदल करके उनको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यह हो गई इसके अर्थ की बात। अब हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के क्या सोपान हैं। देखिए,
कौन कौन से स्टेप हैं पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया के। देखिए, सबसे पहले बात अगर की जाए तो एक नाम आता है NCERT। क्या नाम आता है? NCERT। NCERT का नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, इससे परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित होंगे तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इससे आप परिचित रहिए। NCERT जो है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप, ठीक है। N फा होता है नेशनल काउंसिल, ठीक है। E फा होता है एजुकेशन, रिसर्च एंड क्या टी फा टेक्नोलॉजी लोग बोल देते हैं, लेकिन टी फा टेक्नोलॉजी नहीं होता है, टी फा होता है ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नोट कर लीजिएगा NCERT का पूरा नाम, ठीक है। और देखिए NCERT क्या करती है, यह माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को तैयार करती है। इसका कार्य क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को तैयार करना। नोट कर लीजिए इसका फुल फॉर्म भी और उसके बाद इसका कार्य भी। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, देखिए यह इसका क्या हो गया, यह इसका हो गया फुल फॉर्म, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना। निर्धारित करना। अब देखिए, यह तो बात हो गई किसकी? NCERT की, ठीक है। अब हम देखिए आगे देखेंगे कि यह सिर्फ NCERT ही तय करती है या अन्य भी कोई संस्था है जो कि पाठ्यक्रम के विकास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो देखिए, यह जो NCERT होती है यह पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है और निर्धारित करके किसके पास भेजती है? निर्धारित करके राज्यों के पास भेजती है। अब ये राज्यों के ऊपर है कि राज्य क्या चाहते हैं। राज्य अपने शिक्षा विभागों को इसके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रेषित करते हैं। अगर वहाँ के परीक्षा बोर्ड, राज्यों के क्या, राज्यों के परीक्षा बोर्ड जो भी, जैसे हमारे यूपी में यूपी बोर्ड है, ठीक है, राज्यों के जो परीक्षा बोर्ड हैं वह अगर सहमत होते हैं तो NCERT द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को क्या करते हैं? अपनाते हैं और क्या करते हैं? अपने पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। NCERT से समझ लीजिए कि यहाँ पे सुझाव भेजती है कि ये हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, सुझाव भेज रहे हैं, उसको मानने का और न मानने का जो कार्य होता है वो क्या होता है? राज्य के ऊपर होता है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया होती है पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। कौन से पक्ष से संबंधित होती है? क्रियात्मक पक्ष से। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रियात्मक पक्ष से पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया कौन से पक्ष से संबंधित है? आप परीक्षा पूछ दे तो आप लगाएंगे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। और ये क्रियात्मक पक्ष में जो होते हैं वह कई सारे तत्व आते हैं जिनके बारे में किसने कहा है? फिलिप H. टेलर। एक नाम है फिलिप H. टेलर। देखिए, फिलिप H. टेलर महोदय ने कहा कि जो क्रियात्मक पक्ष है इसके अंतर्गत उद्देश्य, अंतर्वस्तु तथा शिक्षण विधि, उद्देश्य, शिक्षण विधि, उद्देश्य शिक्षण विधि व अंतर्वस्तु देखिए, फिलिप H. टेलर ने कहा कि क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य, शिक्षण विधि व अंतर्वस्तु को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। और पाठ्यक्रम निर्माण में
कम की आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है? पाठ्यक्रम निर्माण में इन सब चीज़ों की कम आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इन सब की आवश्यकता इतनी अधिक होती है क्योंकि जब उद्देश्य और शिक्षण विधि और अंतर्वस्तु नहीं रहेगा तो हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे? पाठ्यक्रम में किस चीज़ का संशोधन करेंगे, पाठ्यक्रम में किस चीज़ का विकास करेंगे, यह तय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह हो गया आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान की बात कि एनसीईआरटी क्या करती है? माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है, उसको राज्य या बोर्ड परीक्षाओं को पास भेजती है अपने प्रस्ताव को। अब यह इनके ऊपर होता है इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें। और यहीं पे एक बात और जान लीजिए कि यह जो पाठ्यक्रम विकास होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए बात को। देखिए इसमें क्या होगा? प्रधानाचार्य शामिल होंगे, प्रधानाचार्य, शिक्षक, केंद्रीय, स्थानीय व क्षेत्रीय। केंद्रीय, स्थानीय व क्षेत्रीय कौन? केंद्रीय, स्थानीय व क्षेत्रीय समितियां। ये जो समिति होती हैं ये सभी क्या होंगी? ये सभी शामिल होंगी किसमें? पाठ्यक्रम के जो विकास होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानाचार्य होंगे और वह शिक्षक होंगे, केंद्रीय, स्थानीय व क्षेत्रीय समितियां होंगी। ये सभी मिल करके पाठ्यक्रम के विकास में लगे होते हैं। ठीक है, ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और ये सभी सम्मिलित हो करके क्या करते हैं? पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं, उचित विकास करते हैं। ठीक, अब देखिए पाठ्यक्रम में जो उचित विकास किया जाता है, ठीक है, वह क्या होता है? वह कई स्टेप के अंतर्गत होता है और जो स्टेप होते हैं 5। उन 5 स्टेप के नाम जान लीजिए। ठीक है, नोट करना चाहते हैं इसी चार्ट के माध्यम से तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए वो 5 स्टेप क्या क्या हैं उनको जान लीजिए। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया यानी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यही अभी हम आपको बता रहे थे। तो देखिए इस प्रक्रिया में कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। और 5 स्टेप के बारे में आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहला है शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण करना। क्या है? शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण। ठीक है, दूसरी बात है, पहली बात शैक्षिक आवश्यकताओं का क्या करेंगे? हम निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। किसका? शैक्षिक उद्देश्यों का। अब हम इन सभी जो भी हमारी प्रक्रिया में हैं इन सबको हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और अब अगले क्लास से एक एक टॉपिक की बात चलेगी कि यह क्या होता है, यह क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन से प्रकार हैं, क्या क्या तत्व सम्मिलित है, सबकी चर्चा की जाएगी अगले क्लास में। आगे देखिए शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद विषय वस्तु का चयन। क्या करना? विषय वस्तु का चयन। ठीक है, विषय वस्तु का चयन करना और चयन कर करके क्या करना? उनका संगठन करना। चयन व संगठन, ध्यान में दीजिएगा बातों को। ठीक है, विषय वस्तु का चयन व संगठन। और अधिगम अनुभव। देखिए अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। अनुभव क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जिसके पास जितना ही अनुभव होता है वह क्या होता है? उतना ही बेहतर इंसान होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? अधिगम अनुभव यानी सीखी हुई चीज़ों का क्या करना? अनुभव और उसे लाभ उठाना का। देखिए अधिगम अनुभव का चयन व उनका संगठन। अधिगम अनुभव का चयन और चयन के साथ साथ क्या करना? उनका संगठन करना। अब इन सभी चीज़ों को हम अगली क्लास में आपके साथ क्या करेंगे? एकदम एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। ये तो सबसे
क्या है, सबसे अंतिम सोपान में अंत है। तो इस तरीके से यह आपके 5 स्टेप होते हैं जिनसे गुजर करके पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। अब अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो 5 स्टेप हैं यह क्या क्या हैं, उनको हम बताने का पूरा क्लास में प्रयास करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और क्लास को पूरा देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और अपने अन्य प्रशिक्षार्थी भाइयों को हमारे चैनल से जोड़ने का कष्ट करें। ठीक है, इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।